हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 30 जनवरी 2024 है। मंथ लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, जनवरी मंथ। और अगर हम लोग देखा जाए तो बीपीएससी एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो बहुत जल्द आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आपका बहुत जल्द होने वाला है। आप देख सकते हैं 6-7 महीना ही बस रह रहा है और आपका पेपर आने वाला है। तो ये 6-7 मंथ कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बीपीएससी की एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो उसको लेकर के मैं कह रहा हूं। बाकी रिसेंट में आपका जेपीएससी का भी पेपर है, वो देख सकते हैं अगले महीने आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे पेपर्स आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिंसियरली सारी चीज़ों को एग्ज़ाम देने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है, सीरियस है, तो हर एक लेक्चर को बहुत बारीकी से समझते हुए चलेगा और सीखते हुए चलेगा और नोट्स बनाते हुए चलेगा। न्यू जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीएस एग्ज़ाम में, तो इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसे राइटिंग्स में, मेंस ऐसे राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पोर्शन आपके एग्जाम्स को लेकर का। और मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सारे टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव कर लेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग पूरा इंप्रूव जो होता है वो पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बस फ्रेम करना रह जाएगा और वो आप बहुत अच्छे से उसको कर लेंगे आंसर राइटिंग में। तो बस, लेकिन आपके पास वो पॉइंट्स उस टाइम पे होने चाहिए जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हों। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ एनालिसिस मैं यहाँ लेकर के आया हूँ ताकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सके। वो सारे पॉइंट्स बारीकी से समझते हुए चलेगा ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रह सके और जब आप आंसर राइटिंग लिखें तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस से। तो सबसे पहले देख सकते हैं कितनी शानदार बात यहाँ पे कही गई है कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो देखिए बहुत सारे लोग अभी के डेट में ना सोए हुए हैं, वो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। और यही ये जो टाइम पीरियड होता है ना जिसमें लोग वेट कर रहे होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, उस टाइम पे वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे वो सबसे बड़ा मात खा जाते हैं। ये एकेडमिक पेपर नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव पेपर है। आपको टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको एक टाइम टेबल निर्धारित करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन वे में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज के डेट में रेगुलर वे में, कंटिन्यू वे में टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग सिंसियर हैं आज के डेट में। बहुत सारे लोग अभी फॉर्म निकलेगा तो उस समय वो फिर जागेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर सिलेबस उठा के देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो जिसके वजह से उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। तो जितने लोग अभी सिंसियरली पढ़ रहे हैं या जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चीज़ों को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। समय लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए और उसके बाद फिर आपको बाद में रियलाइजेशन होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य तक प्राप्त ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोगों ने मॉर्निंग में भी कवर करा था। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं 800 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को और एक्सटेंड किया जा सके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ही बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, यहाँ पे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की बात भी यहाँ पे कही जा रही है ताकि पूरे देश भर में ये रिपोर्ट जो है मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपलब्ध कराएगी। ये रिपोर्ट जो है उन्होंने नागरिकों को मिल सके, ये पोर्टल पर अपडेट हो सके। ई कोर्ट परियोजना के तहत डिजिटल कोर्ट 2.0 जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और वास्तविक समय के आधार पर भाषण को पाठ में लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यहाँ पे जितने भी केसेस के रिजल्ट्स थे जो 1950 के बाद जितने भी केसेस के हियरिंग्स हुए हैं, वो सारे के जो रिपोर्ट्स ये ऑनलाइन पोर्टल पर पब्लिक करने की बात यहाँ पे कही जा रही है डिजिटल कोर्ट के माध्यम से। अभी देख सकते हैं 2 साल पहले से ही आप देख सकते हैं जो भी कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है उसको लाइव कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो है जो आराम से कोर्ट के अंदर की हियरिंग को देख सकता है, उसको लाइव कर दिया गया। चलिए मुझे बताइएगा सबसे पहला राज्य कौन सा था जिन्होंने ये स्टेप लिया था, जिन्होंने ये निकाला था रूल कि अब कोर्ट के अंदर की हियरिंग जो है वो सभी लोग लाइव देख पाएंगे। मुझे पहला राज्य का नाम बताना है, सबसे पहला राज्य किसने इसको अप्रूव किया था।
ठीक है। ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गई है। यहाँ पे इंटरफेस के माध्यम से उसको डिज़ाइन किया गया है उपयोगकर्ता के अकॉर्डिंग, कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पे बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ये इसको डिज़ाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के नए वेबसाइट को। 800 करोड़ यहाँ पे अप्रूव हुए थे सुप्रीम कोर्ट के नए बिल्डिंग को एक्सपेंड करने में। याद रखिएगा ये सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 से अगर आज तक बात करें तो यहाँ पे 7,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर्ट का, उसको बेसिकली और अधिक वितरण करने में लग गया है। तो बुनियादी ढांचे के उन्नयन में 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लग गए हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। अगर ई कोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडियन जुडिशरी को। किसके थ्रू ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म की जा रही है? इंडियन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे शिक्षा चीज़ें जो है वो सक्षम बनाई जा रही हैं। यह एक अखिल भारतीय परियोजना है, ठीक है। ये क्या है? एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मॉनिटर और फंड किसके द्वारा किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूरे देश भर में आप देख सकते हैं। आईसीटी की अगर हम लोग बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, तो एक पारदर्शिता लाता है। जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सारे इंफॉर्मेशंस को पूरी तरह से पारदर्शिता के रूप में ये प्रदान करता है हितधारकों को। न्याय वितरण प्रणाली को किफ़ायती और लागत प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक उत्पादकता को ये क्या करता है? बढ़ाता है, ये इन्हेंस करता है जो जुडिशियल प्रोडक्टिविटी है, ताकि उससे रिलेटेड जो जस्टिस है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और क्या करता है? ये अफोर्डेबल बनाता है। आईसीटी की बात यहाँ पे की जा रही है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। और पेंडेंसी को रिड्यूस करने की बात कही जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस जो पेंड है, लंबित है, उस मामला को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसी से रिलेटेड ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या अलग अलग इनिशिएट लिया जा रहा है यहाँ पे जस्टिस को और इजी करने के लिए और आसानी से एक्सेस उसका उपलब्ध कराने को लेकर के लोकल लेवल पे आप देख सकते हैं। ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड आपको देखने को मिलेगा। जितना भी ऑर्डर का डाटाबेस है या जजमेंट का डाटाबेस है या केस का डाटाबेस है, उस सभी को यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई कोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको लॉन्च किया जाएगा। मामलों को डेटाबेस यहाँ पे बनाया जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की बात यहाँ पे कही जा रही है। समन जारी करने और जारी करने के तकनीक सक्षम प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की राष्ट्रीय सेवा और ट्रेनिंग विकसित यहाँ पे की गई है। देख सकते हैं नेशनल सर्विस और ट्रैकिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को यहाँ पे डेवलप किया गया है, ताकि हम सारे सर्विंग और इशू जो समन का होता है उस प्रोसेस को हम इनेबल कर सकें, डेवलप करने को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे एआई की अगर हम लोग बात करें, एआई पोर्टल यहाँ पे क्रिएट किया गया जिसका नाम है सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ठीक है। और एक है सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ये एक मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल है जो कि एआई के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। और यही एआई पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो असिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। ये सारे जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। दूसरा न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ये झारखंड से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर जितने भी बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे देख रहे होंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है झारखंड का, थोड़ा सा उसको लेकर के थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी झारखंड की तरफ से क्या किया गया है, कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है कि जितने भी महिलाएं हैं या जनजाति वगैरह हैं या दलित है जिनकी उम्र 50 साल से उम्र है, वो बेसिकली ओल्ड एज पेंशन स्कीम उनके लिए अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो जितने देखिए यहाँ पे 50 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, महिलाएं, आदिवासी और दलितों को उसमें शामिल किया जाएगा। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना था उसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 60 साल के ऊपर वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह कितना रुपये दिया जाएगा? 1000 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जिनकी 60 वर्ष से अधिक उम्र है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और हर मंथ उनको 1000 रुपये यहाँ पे पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये अप्रूवल झारखंड सरकार के द्वारा कर दी गई है। और यहाँ पे क्या क्या बोला गया, कौन कौन सा पहल और किए गए हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये किस योजना के अंतर्गत लिया गया है, तो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है। इसमें 18 लाख लोग जो हैं वो इस डिसीजन से उनको क्या मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। 18 लाख लोगों को इस योजना से फ़ायदा मिलने वाला है। 35.68 लाख लोगों को पहले ही योजना का लाभ मिल चुका है। आप देख सकते हैं पहले ही झारखंड में 35.68 लाख लोगों को पहले ही इस योजना का लाभ मिल चुका है। और अब जो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 18 लाख लोगों को और ये यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। 25 और भी प्रपोजल यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट की तरफ से, जहाँ पे मातृ किट यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दूसरा जो यहाँ पे जो अप्रूवल किया गया कैबिनेट की तरफ से, जो मातृ किट जो है जो गर्भवती महिला है उसको 25 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। तो ये सब भी मंजूरी कर दिया गया कैबिनेट की तरफ से। देख सकते हैं 1500 रुपये की कीमत वाली किट में 14 सामग्रियाँ यहाँ पे होंगी जो बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मॉस्क्यूटो नेट भी होगा, कॉटन साड़ी होगा, कॉटन टॉवल होगा, टूथपेस्ट होगा। 6 लाख प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इससे लाभ अभी उनको मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। मातृ किट याद रखिएगा, झारखंड सरकार की तरफ से इस योजना को निकाला गया है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन को 1500 रुपये का ये किट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 14 मटेरियल्स होंगे, सामग्रियाँ होंगी, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और क्या है इससे फ़ायदा, और क्या क्या अप्रूवल किया गया कैबिनेट की तरफ से, और भी अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो योगेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में, किसके लिए, स्टेट बैकवर्ड कमीशन के लिए 3 वर्ष के लिए। देख सकते हैं योगेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई है अगले 3 वर्ष के लिए पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद के रूप में, ये ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें जॉब एंड कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख यहाँ पे दिया जाएगा विनीता ओराउन को। विनीता ओराउन कौन है, एक रेजिडेंट है कहाँ के, वृंदा नायक टोली गांव की जो गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, उनको एक जॉब दिया जाएगा और एक कैश अवार्ड 5 लाख का उनको यहाँ पे दिया जाएगा। ओराव बेसिकली ओराव क्या है, ओराव ने 5 मई 2020 को एक हमले के दौरान प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक एरिया कमांडर को मार डाला था। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे विनीता ओराव हैं, ओराव बेसिकली एक एरिया कमांडर को उन्होंने मार दिया था, जिन्होंने जो पीपल्स लिबरेशन फ्रंट से बैंड थे। उस अटैक में 5 मई 2020 को बेसिकली उनके द्वारा इनको मार दिया गया था। जो बैंड पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के जो लोग थे उनको, उनके एरिया कमांडर को इनके द्वारा मारा गया था। अपग्रेड किया गया यहाँ पे 146 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो 5 मई 2020 को एक हमले के दौरान जो पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के जो एक एरिया कमांडर है उनको ये ओराव के द्वारा मार दिया गया था, और इसी को लेकर के उनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पे दिया जा रहा है विनीता ओराव को। 146 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया गया है, अपग्रेड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैबिनेट की तरफ से झारखंड सरकार में अभी रिसेंट में ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये सारे थोड़े से स्टेप्स ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हुई है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की। तो ये होता क्या है, ये योजना क्या होता है, तो ये बेसिकली एक तरह से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जो एजेड लोग हैं उनको लेकर के। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ावा देना है, जो कमज़ोर बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान करना है। 1000 यहाँ पे उनको मासिक पेंशन के रूप में मिलता हुआ चलेगा सरकार के तरफ से। ठीक है, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो दूसरों पर डिपेंड ना रहें फाइनेंशियल नीड को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के ये स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए हैं। यह योजना बुजुर्ग नागरिकों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर डालता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन में है और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जो एजेड लोग हैं उनको लेकर के ये योजना निकाली गई है झारखंड सरकार की तरफ से, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर, डन। तो ये था पूरा न्यूज़, आई होप क्लियर हो गया होगा। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो एक मिलिटेंट मॉइस्ट आउटफिट है
जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। उग्रवादी माओवादी संगठन आप देख सकते हैं, जिसका गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। इसे झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 2003 में झारखंड के खूंटी जिले के निवासी दिनेश गोप ने की थी। आप देख सकते हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दिनेश गोप के द्वारा झारखंड लिबरेशन टाइगर का ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 2003 में। और झारखंड स्टेट बैकवर्ड कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो एक परमानेंट बॉडी है, एक स्थायी बॉडी आपको देखने को मिलेगा, जिसका गठन झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2002 के प्रावधानों के अनुसार किया था। तो आप देख सकते हैं झारखंड स्टेट बैकवर्ड कमीशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसका फॉर्मेशन बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2002 के तहत किया गया था। ये स्थायी निकाय आपको देखने को मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया की बात कही जा रही है, ये ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? आइए तीसरे न्यूज़ की तरफ। अभी तक तो आई थिंक सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा, बहुत बारीकी से चीज़ें को मैंने बताया है, हर एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया है। आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा, जितने भी न्यूज़ यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और इसको पढ़ते हुए भी चलिएगा। डेली बेसिस पे इसको रीडिंग भी करिएगा और वीकली बेसिस पे रिवाइज भी कीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रहे। ठीक है, झारखंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ें हैं, हाउसेस फॉर पुअर। यहाँ पे झारखंड की तरफ से 2027 तक कहा गया है झारखंड सरकार की तरफ से कि 2027 के पहले जितने भी गरीब लोग हैं उनको घर प्रदान करेगी झारखंड सरकार। ये यहाँ पे अनाउंस किया गया किसके द्वारा? जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के, झारखंड के हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 20 लाख घर जो है वो गरीबों को ये बांटेंगे 2027 तक। और ये टोरपा में एक इवेंट में जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट पे था, वहाँ पे इनके द्वारा ये अनाउंस किया है। ठीक, एक कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की है 2027 तक राज्य में गरीबी को 20 लाख घर उपलब्ध कराएंगे। ये हेमंत सोरेन के द्वारा ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ये जो हाउसेस होंगी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगी, उसी योजना के तहत जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी झारखंड सरकार के अंतर्गत कौन सा बेसिकली इस योजना है जिसके तहत ये घर उनको दिया जाएगा। तो ये योजना है अबुआ आवास योजना, AAY। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अबुआ आवास योजना जो है वो शुरू की गई है, और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान योजना के लिए आवेदन मांगे भी हैं। यह योजना 2000 में झारखंड के गठन के बाद अपनी तरह की पहली पहल थी जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ। चलिए मुझे बताइएगा झारखंड का फॉर्मेशन किस टाइम हुआ, वो मुझे बताइएगा। मुझे डेट के साथ आंसर चाहिए, झारखंड का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइम पे हुआ था। तो उस टाइम पे जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे ये सबसे पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी झारखंड सरकार की तरफ से। इस प्रोग्राम के तहत सीएम जो है वो ये भी बोले कि उनको लेटर भी अप्रूव होगा, बटेगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा घर का वो मोर देन 8000 लोगों को यहाँ पे खूंटी और सिमडेगा से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीएम ने खूंटी और सिमडेगा के 8000 से अधिक लाभुकों को आवास योजना के लिए स्वीकृति पत्र और पहली किस्त की भी वितरित कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान ये बात उनके द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा, जो आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं। तो ओवरऑल बात अगर कही जाए तो गरीबों को घर प्रदान करने को लेकर के बात कही जा रही है, और 8000 से अधिक को यहाँ पे आवास प्रदान किया गया है पहले बेनिफिशियरीज के रूप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बेसिकली जो क्या है कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं 4351 पंचायत में और 50 वार्ड में शहर राज्य के। ये कैंप में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको बेसिकली अभी तक इस योजना से वंचित रहे हैं उनको पब्लिक वेलफेयर स्कीम के तहत कवर कराया जाता है। इस कैंप में ये कैंप जो है वो पंचायत के में ऑर्गेनाइज होता है वार्ड लेवल पे, और इसका जो न्यू स्कीम का जो बेनिफिट है जैसे अब्बू आवास योजना, बिरसा इरिगेशन वेल स्कीम, इस मैटर से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटी और इंडिविजुअल फॉरेस्ट लीज है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ये भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसी नई योजनाओं का भी लाभ यहाँ पे दिया जाता है। तो शिविर में अबुआ आवास योजना और बिरसा सिंचाई कूप योजना सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित मामले जो है पंचायत एवं वार्ड स्तर पर हैं
अबुआ आवास योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार ने अपनी ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं। देख सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो ज़रूरतमंद और निधि लोग होते हैं उनको इन्होंने घर प्रोवाइड कराया है। 3 रूम हाउसेस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं पुअर को, जो बेसिकली कौन होते हैं, या तो वो मजदूर होते हैं, या तो वंचित होते हैं, या तो किसान होते हैं, या तो आदिवासी होते हैं, या पिछड़े और दलित होते हैं। 3 कमरे के आवास जो है वो यहाँ पे इनको उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं इस योजना के तहत। अबुआ आवास योजना और आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना भी हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। तो ये सारी योजना जो है वो ध्यान में रखते हुए चलेगा। ये जो योजना है इसके बारे में झारखंड सरकार के द्वारा ये सारे अप्रूवल दिए गए। अब स्थापना दिवस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा न्यूज़ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। नया न्यूज़ यहाँ पे आया है जो कि यूपी का, देखिए बिहार का ये पड़ोसी राज्य है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। इस वर्ष हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और उसी की उपलब्धि में 24 जनवरी को यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया था। इसी टाइम पे उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था। इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी जाना जाता है या यूपी दिवस के रूप में भी जाना जाता है हिंदी में। अच्छा बताइए मुझे, आज जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश का क्या नाम हुआ करता था, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए। क्वेश्चंस मेरी तरफ से रहेंगे, आंसर करते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट की तरफ से कहा गया है ब्रह्मऋषि देश और मध्य देश, इन वैदिक पीरियड में इसको कहा जाता था। ब्रह्मऋषि देश के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, या मध्य देश के रूप में ये जाना जाता था वैदिक काल में। मुगल काल के दौरान इसका क्षेत्र राज्यपालों के अधीन विभाजित था। तो जितने भी मुगल पीरियड में, तो ऑब्वियसली बात है जो भी रूल करता था वो गवर्नर ही करता था, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र था वो गवर्नर में विभाजित था। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, देखिए यहाँ पे आ गया आंसर, यहाँ पे है ही। तो संयुक्त प्रांत की अगर हम लोग बात करें, ये पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को ये बेसिकली इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 1947 से 1950 के बीच में इसका ये बेसिकली ब्रिटिश प्रिंसिपल के अंडर में ही रहा, जो बेसिकली चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो है एक तरह से गवर्नर जनरल के रूप में जो उस समय नियुक्त थे। ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, पॉलिटी में भी आप लोगों को बताया है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो प्रेसिडेंट था वो वैसा कोई पोस्ट नहीं था, उस समय भी गवर्नर जनरल देखने को मिलता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी दिया था कि आज़ाद, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर था माउंटबेटन, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। किसके नेतृत्व में? राजगोपालाचार्य के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के पहले तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी, और यह कार्यक्रम 2018 से हर साल 3 दिनों तक मनाया जाता है। देख सकते हैं ये जो पहल जो है इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश डे को लेकर के बाद में राज्यपाल जो है राम नाईक के द्वारा लिया गया, और इस इवेंट को कहा गया कि 3 दिन तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे 2018 के बाद। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये सारे राज्यपाल की तरफ से, राम नाईक जी की तरफ से ये बात यहाँ पे घोषणा की गई थी। कुछ और प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं 24 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ में, दिल्ली में, नोएडा में। ये इसी स्थापना दिवस को लेकर के एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी जिलों में शिल्पोत्सव के साथ साथ कई उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे लखनऊ में अवध शिल्पग्राम, नोएडा हाट सेक्टर में 32 और दिल्ली के कनाट प्लेस में खड़क सिंह मार्ग, देख सकते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके तहत शिल्पोत्सव का यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अवध शिल्पग्राम जो लखनऊ में है, नोएडा हाट सेक्टर 32 में खड़क सिंह देखने को मिलेगा। शिल्पोत्सव यहाँ पे
देखने को। ये एक एनुअल फेयर है। शिल्पोत्सव क्या है? एक मेला है आर्टिस्टों का, जो देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी से जो बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो अपनी आर्टिस्ट चीज़ों को यहाँ पे सेल करते हैं। जो क्राफ्ट्समैन के प्रोडक्ट होते हैं, जो हर दूसरे राज्यों से आते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है जो राज्य का, वो सब ऑर्गेनाइज किया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों के उत्पाद एवं राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कही जा रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो ये प्रोग्राम जो है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि इंटरेक्शन करना और प्रमोशंस करना, जो साझेदारी है लोगों के बीच में, दूसरे राज्यों से, डिफरेंट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो लोगों की साझेदारी है, उसको यूनाइट करना, यूनिटी मेंटेन करना, एक करने। और ये कॉन्सेप्ट किया जा रहा है स्टेट और यूनिटेरिटी को पेयर करने की बात कही जा रही है, सपोर्ट करने की बात करी जा रही है। ये स्टेट जो है वो एक्टिविटी को कैरी आउट करता है ताकि प्रमोट कर सके हम सस्टेनेबल एंड स्ट्रक्चरल कल्चरल कनेक्शंस को, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में क्षेत्रों में निरंतर और संरक्षित सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने की गतिविधियां यहाँ पे चलाते हैं। तो राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में इसका निरंतर और संरक्षित सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां जो हैं वो चलती हैं। अब देख सकते हैं स्टेट्स के द्वारा क्या एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो कल्चर लेवल पे हो, लर्निंग लेवल पे हो, ट्रेडिशन लेवल पे, म्यूजिक लेवल पे हो, टूरिज्म के लेवल पे हो। तो इस सारे लेवल पे स्टेट्स की तरफ से ये एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत में, और सब मिल करके यहाँ पे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे से रिलेटेड न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है वो हरियाणा से रिलेटेड है, जो कि मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के बात कही जा रही है हरियाणा की। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से, कौन है मुख्यमंत्री? ये तो बहुत ईजी है, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर, कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? और राज्यपाल भी बताइएगा मुझे, गवर्नर भी बताइएगा, कौन है हरियाणा के राज्यपाल और कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री। उन्होंने 4 शहरों में क्या बताया है? 4 शहरों में घोषणा की है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा, अब 2 महीने के बिलों को जोड़ने की मौजूदा प्रणाली के बजाय मासिक आधार पर जारी किया जाएगा। अब जो वहाँ पे बिल आता था 2 महीने का एक साथ, अब वो मंथली बेसिस पे आएगा। ये 4 शहर में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? 4 शहर जो है वो कौन कौन से हैं? तो एक पंचकुला है, करनाल है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है। यहाँ पे अब मंथली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इशू होगा। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनके तहत ये भी बोला गया कि 1 फरवरी 2024 से बेघरों और गरीबों को छूटे भूखंड उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने अपने बारे में बताया कि जो राज्य सरकार है पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है स्कीम को लॉन्च करने के लिए। जो स्मॉल लैंड पार्सल्स होते हैं, जो होमलेस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, 1 फरवरी से उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार ने इसको एक एडवर्टीजमेंट के रूप में इशू किया है ताकि उनके रिक्वायरमेंट को हम लोग जान सके, प्लॉट्स को लेकर के, फ्लैट्स को लेकर के, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने ऐसे भूखंडों और फ्लैटों की आवश्यकता जानने के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन की बात करें तो ये ओपन रहता है। 15 से ज़्यादा ग्रेन मार्केट आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे। अनाज मंडियों में भी अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है वो खोली जाती है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे स्टेप जो है वो हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे, लिए जा रहे हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन की अगर बात करें तो ये अफोर्डेबल यानी कम पैसों में सस्ता जो मील होता है वो किसानों को, मजदूरों को ये प्रोवाइड करता है। क्या प्राइस रहता है इसका? 10 रुपये पर प्लेट। अब ये कैंटीन जो है वो रन किसके द्वारा किया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, SHG, जो महिलाओं का ग्रुप होता है। इसके बारे में तो कितना डिटेल में मैंने आप लोग को बता रखा है। चलिए मुझे बताइएगा कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच के महिला जो है वो इसका हिस्सा बन सकती है, और इस ग्रुप में कितने लोग होते हैं ये मुझे बताइएगा।
तो एक कोलैबोरेशन किया गया इनके द्वारा हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ और हरियाणा स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के साथ, ताकि इस कैंटीन को रन किया जा सके। तो संचालन प्रक्रिया में 3 लोग यहाँ पे सामने आए हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा इसको यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। 10 रुपये प्रति प्लेट की रियायती दर पर किफ़ायती और सस्ता भोजन यहाँ पे उपलब्ध करा रही है हरियाणा की सरकार, ये ध्यान में देख सकते हैं। तो ये था पूरा न्यूज़ एनालिसिस, पूरा डिटेल में हम लोगों ने सारे न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया है। ये जितने भी न्यूज़ आपको यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं वो सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करते हुए चलिएगा, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिएगा, जितने भी आंकड़े से रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं उसको अच्छे से बारीकी से पढ़ते हुए चलिएगा, और सारे जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा उसको, कि वो भूलें ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग क्लासेस जो हैं वो टाइम से नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर क्लासेस को लेकर के कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, टाइम को लेकर के कोई भी इश्यू आ रहा है, तो मुझे बताइए कि सर ये टाइम जो है वो सही नहीं है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छा मतलब लगेगा अगर ये क्लासेस आपकी आएगी तो, और उस टाइम पे आप लोग फ्री रहेंगे और क्लासेस देखेंगे। तो वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे सबके कमेंट चाहिए कि कितने बजे ये क्लासेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको अपडेट करूँगा और उस टाइम पे ही क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।